नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 23 जुलाई 1989 1989 और जन्म का जो समय है वो प्रातः काल का है, प्रातः 4:45 का। और जन्म का स्थान है डोलवान, गुजरात। ये वापी गुजरात है। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। जातक ने रविवार के दिन जन्म लिया। हालांकि ज्योतिषीय जो वार है वो शनिवार होगा, क्योंकि सुबह 4:45 पर जन्म हुआ है और दिन का जो मान है वो सूर्योदय से सूर्योदय तक का होता है। तो श्रावण मास में इन्होंने जन्म लिया है और कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि का जन्म है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म, ब्राह्मण वर्ण के हैं और मनुष्य गण है इनका। मीन राशि है, ये जल तत्वीय राशि है। और साथ ही साथ देखा जाए तो इनकी जो कुंडली बन रही है वो मिथुन लग्न की बन रही है। आइए मैं इनकी कुंडली से संबंधित कुछ चर्चा है वो कर लेता हूं। इसके बाद इनके कुछ प्रश्न हैं, उनका भी जवाब हम इनकी जन्म कुंडली से ही तलाशेंगे। प्रिय दर्शकों, मिथुन लग्न, मिथुन अर्थात मैथुन, इस लग्न के जातक सर्वाधिक द्विस्वाभाविक होते हैं। देखा जाए तो इस जन्म कुंडली को अगर आप देखें तो लग्न के जो स्वामी हैं यानी बुध, वो जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव में स्थित हैं। दूसरा भाव वाणी का है, जातक की बुद्धिमत्ता चतुराई का है। निसंदेह हैं तो ये मनुष्य गण के, लेकिन द्वितीय भाव में बैठे लग्नेश जो कि बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, जातक को बहु प्रतिभाशाली बनाते हैं। मिथुन लग्न का जातक वैसे तो उसकी संवाद शैली, विचारशीलता अद्भुत होती है, लेकिन लग्नेश का जाकर के द्वितीय भाव में बैठना भी जातक के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके विचारशीलता को ही प्रदर्शित करता है। ये इस बात की सूचना है कि जातक के अंदर ये क्षमता तो है ही, और इस बात की पुष्टि और अधिक हो जाती है कि जातक विचारवान है, वो है लग्नगत देवगुरु बृहस्पति। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का लग्न में होना अत्यंत श्रेष्ठ है। आप जानते हैं किम कुर्वन्ति ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति। धार्मिक बनाता है जातक को, दार्शनिक परोपकारी बनाता है। लग्नगत देवगुरु बृहस्पति का होना हर तरह से बढ़िया है। हालांकि यहां सामान्यतया देखा जाए तो दो केंद्रों के स्वामी बने गुरु लग्नगत केंद्राधिपति दोष से ग्रसित हैं, लेकिन यह बेहद सामान्य स्थिति है क्योंकि यहां लग्नगत देवगुरु बृहस्पति दिग्बली भी हैं। फलतः ये जातक के व्यक्तित्व को विशाल और उदार बनाएंगे। हालांकि ऐसा जातक कभी कभी अति आदर्शवादी भी बन जाएगा, जिसके चलते अपना सबसे ज्यादा नुकसान ही करेगा। तो वहीं द्वितीय भाव की स्थिति को यदि आप देखें तो दूसरे भाव में सूर्य, बुध और मंगल की स्थिति को देख रहे हैं। दूसरा भाव कुटुंब का है, वाणी का है, खाने पीने का है। इन सभी चीजों का यहां से विचार होता है। अब देखा जाए तो सूर्य की यहां पर उपस्थिति इस बात की सूचना है कि जातक को अपने परिवार में उच्च मान सम्मान तो मिलेगा ही, ये इसके अपने परिवार में धनी व्यक्तित्व का भी संकेत दे रहा है। क्योंकि देखा जाए तो सूर्य यहां पर तृतीय पति बनकर के जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। बैठे पुष्य नक्षत्र में हैं, शनि के नक्षत्र में, पर द्वितीय भाव में जाकर के उनका बैठना कम से कम इस स्थिति को तो प्रदर्शित करता ही है। अब वहीं देखा जाए तो यहां पर मंगल भी नीच राशि में बैठे हैं, सूर्य भी हैं, बुध भी हैं, तो तार्किक तो जातक होगा, लेकिन वाणी में थोड़ी तीक्ष्णता होगी, कड़वाहट होगी। जातक अपने संवाद कौशल के माध्यम से जहां धन सफलता अर्जित करेगा, वहीं अपनों को शत्रु भी बना लेगा। धन संचय करेगा, संवाद से अपने हर तरह से सफलता भी हासिल करेगा, लेकिन मंगल की उपस्थिति के कारण कहीं ना कहीं कड़वाहट भी उत्पन्न कर लेगा। अपनों के साथ ऐसे उसके विचार और बातचीत होंगे जहां उसके अपने लोगों को ही ऐसा लगेगा कि तो बहुत अहंकार में जी रहा है। तो परिवार के सदस्यों के बीच असहमति और कटुता बनी रहेगी। तीसरे भाव की स्थिति को देखें तो यहां पर आपको शुक्र और केतु की स्थिति दिखाई पड़ेगी।
शुक्र और केतु तीसरे भाव में हैं। यहां पर केतु को अगर मैं कहूं तो केतु कुजवत है, फलतः साहस और पराक्रम के लिए यह मिसाल माना जाएगा। हालांकि एक बात कमाल की देखिए, तो जैसे मंगल और शुक्र की युति है, वैसे कमोबेश केतु और मंगल की युति को उसी तरह से माना जाएगा। जातक को पराक्रमी और साहसी बनाएगा, जातक के प्रयासों में गूढ़ता लाएगा। लेकिन इसके बावजूद एक चीज गौर करने योग्य है कि यह जातक को थोड़ा चारित्रिक रूप से कमजोर भी बनाएगा। हालांकि एक बात मैं कह सकता हूं, कैसा जातक सहनशील होगा, परिश्रमी होगा और अप्रत्याशित कार्य कर बैठेगा जिससे लोगों को आश्चर्यचकित कर दे। बाकी देखा जाए तो नए रचनात्मक कार्यों में इस जातक को विशेष सहयोग और सफलता मिलती है। भाई बहनों के साथ भी संबंध ठीक ठाक ही होता है। वहीं यदि आप इस जातक की कुंडली के सप्तम भाव को देखें तो यहां शनिदेव दिग्बली होकर के वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं। अब मिथुन लग्न की कुंडली में दांपत्य जीवन को मैं कभी खराब नहीं कहता, लेकिन सप्तम में शनिदेव बैठकर के लग्न को देख रहे हैं, भाग्य को भी देख रहे हैं, लेकिन लग्न को जो वो देख रहे हैं तो हर चीज को थोड़ा डिले कर देंगे और दांपत्य जीवन में उदासीनता लाएंगे। और यहां मैं बता दूं कि शनिदेव ही षडबल में सबसे बलवान ग्रह इस कुंडली के। हालांकि इस जातक को दांपत्य जीवन में कोई विशेष परेशानी नहीं है। मिथुन लग्न के जातकों के लिए एक ही बात है कि विवाह के शुरुआती 2-3 साल बेहद कष्टमय या बहुत ज्यादा मतभेदपूर्ण गुजरते हैं, लेकिन बाद स्थिति सब ठीक हो जाती है। फिर भी शनिदेव यहां वक्र होकर के बैठे हुए हैं। जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ कठिनाई और मतभेद की स्थिति अवश्य उत्पन्न होगी, लेकिन बाद में दांपत्य जीवन सुखद हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दीर्घकालिक स्थिति ही उत्पन्न होगी। तो बस जातक को थोड़ा धैर्य रखना होगा, अनुशासन रखना होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, मिथुन लग्न वाले क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा होते हैं और वैसे भी लग्न पर शनिदेव की दृष्टि है तो कोई काम वक्त पर होगा ही नहीं, तो थोड़ा सावधानी तो बरतनी ही है। भाग्य भाव में राहु की स्थिति को यदि देखा जाए तो भाग्य भाव में राहु को मैं हमेशा अच्छा कहता रहा हूं। पापग्रह भाग्य भाव में हो तो ये बात सदैव इस बात की सूचना है कि जीवन में जब जब भाग्य की आवश्यकता जातक को पड़ेगी, जातक का भाग्य साथ देगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष का एक सिद्धांत है जो कहता है कि कुंडली के नवम में यदि शनिदेव हो और उन पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो महाभाग्यवान योग है। यहां पर शनि नहीं है, परंतु असल में देखा जाए तो शनिवत राहु, शनि की राशि में ही बैठे हुए हैं। शनिवत राहु गुरु की दृष्टि से दृष्ट। हालांकि राहु में वैसे गुण नहीं है जो शनिदेव में है, पर शनिवत कहा गया है। फलतः भाग्य भावगत राहु पर गुरु की दृष्टि अच्छी मानी जाएगी। यह जातक को भाग्यवान बनाएगा, जीवन काल में अप्रत्याशित परिवर्तन ला करके देगा। और मैं फिर से वही बात दोहराता हूं कि जब जब जातक को जीवन काल में भाग्य का सहयोग चाहिए वो मिलेगा। ऐसे जातकों को विदेश से विशेष लाभ होता है, लंबी दूरी की यात्राएं, धर्म में के प्रति भी ऐसे जातक का आकर्षण रहता है। यानी कुल मिलाकर के ये इस बात का संकेत है कि जीवन काल में परिवर्तन होते रहेंगे और सफलतादायी परिवर्तन होंगे। वहीं दसम भाव, यदि आप इस कुंडली के दसम भाव की तरफ जाकर के देखें तो दसम भाव में आपको चंद्रमा की स्थिति दिखाई पड़ेगी। अब ये चंद्रमा मीन राशि में बैठे हुए हैं। अब जरा गौर करिए तो मिथुन लग्न कैसा लग्न है? द्विस्वाभाविक लग्न, वायु तत्वीय लग्न है। राशि कैसी है? तो मीन राशि भी द्विस्वाभाविक राशि है। और एक चीज आप गौर करिए तो ये जो राशि है मीन राशि, जल तत्वीय राशि है। अब वायु जल में इतना तो संबंध है ही कि काम चलाने भर के लिए ठीक है, तो कार्यक्षेत्र में, समाज में, करियर में प्रतिष्ठा का कारक की स्थिति है। ये बढ़िया माना जाएगा। जातक को करियर में सफलता मिलेगी। ऐसे विशेष कार्य जहां सामने वाले से बातचीत करते हुए उसके विचारों में खुद ही प्रवेश कर जाना, अर्थात इतनी संवेदनशीलता से बातचीत करना कि सामने वाले को लगे कि आपको अगर नुकसान होगा तो सामने वाला का खुद का नुकसान हो जाएगा। यानी ऐसे कार्य, वैसे मूलतः मैं सदैव कहा करता हूं कि ऐसे लोग सब सदैव वो कार्य करें जहां केवल और केवल बात बेचनी हो, कंसल्टेंसी देनी हो, फिर भी सहजता, लचीलापन, भले वो घर में न दिखा पाए लेकिन कार्यक्षेत्र में ऐसे लोग दिखा लेते हैं और मनुष्य गण के हैं तो कर ही लेंगे। बाकी कार्यक्षेत्र में मानसिक शांति और संतुलन सदैव बना रहेगा। प्रिय दर्शकों, नौमांस इनका मीन का है, मीन लग्न का नौमांस है। ये कमाल की बात है। ये इस बात की सूचना है कि राशि इनकी मीन और नौमांस भी मीन से ही संबंधित इनकी आध्यात्मिकता को, कल्पनाशीलता को, संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। ये इस बात की सूचना है कि जातक अपने जीवन काल में अपने उद्देश्य को हासिल कर लेगा। और षडबल में शनिदेव सबसे बलवान है, तो षडबल में जब शनिदेव जो कि कुंडली के सप्तम में दिग्बली होकर के बैठे हुए हैं, ये इस बात की सूचना है कि जातक के अंदर धैर्य, अनुशासन, कर्मठता रहेगी। और अगर ये रहा तो इस जातक को सफल होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। बाकी चीजें यहां पर कुंडली में सब कुछ ठीक है। दशा के दृष्टिकोण से देखें तो इस कुंडली में वर्तमान में बुध की दशा चल रही, जो अपने आखिरी चरणों में है। 2027 के अप्रैल, 17 साल की दशा होती है बुध की। अब बुध 26 अप्रैल 2027 को समाप्त होंगे। वहां से केतु की दशा इनको शुरू हो जाएगी। अब केतु की दशा को मैं इस कुंडली के लिए बेहद महत्वपूर्ण नहीं कहूंगा। हालांकि केतु तीसरे में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी जातक को विशेष रूप से अप्रत्याशित कार्य कराएंगे, यात्रा कराएंगे, विशेष सफलता दिलाएंगे और जातक अपने कर्मों से, प्रयत्नों से, पुरुषार्थ से विशेष सफलता हासिल करेगा। अब बारी आती है इनके साढ़े साथी की, जो कि वर्तमान समय में इनको चल रही है।
साढ़े साती के कारण इनको मानसिक अशांति और परेशानी होगी। गौर करिए आप लोग, तो चंद्रमा पर अगर आप इनकी कुंडली में देखें तो किसी भी ग्रह की दृष्टि आपको चंद्रमा पर नहीं दिखाई पड़ेगी। अब चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है गजकेसरी योग, लेकिन चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि का न होना केमद्रुम योग मान्य रहेगा। फलतः एक मानसिक अशांति और परेशानी जब साढ़े साती का दौर हो तो वहां पर ज्यादा मानसिक अशांति और परेशानियों को बढ़ा देता है। अब इन्होंने क्या लिखा है कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, अभी मैं अपने जीजा के पेट्रोल पंप में मैनेजर की नौकरी कर रहा हूं और ठेकेदारी का काम भी साइड में चल रहा है। अब आगे इन्होंने लिखा है कि मेरी कुंडली में बिजनेस के योग हैं या नहीं, नौकरी के प्रबल योग हैं, मुझे बिजनेस में ही रहना चाहिए या नौकरी में। बता दूं कि वर्तमान समय में ये भारत से बाहर ही रह करके काम कर रहे हैं और नहीं, भारत में ही शायद रह करके काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनकी कुंडली के लिए जहां तक स्थिति देखी है कि स्वदेशपति इनकी कुंडली के धन में, विदेशपति जाकर के इनकी कुंडली में कहां पर बैठे हैं तो विदेशपति तीसरे में और परमानेंट विदेशपति जाकर के सप्तम में बैठे हैं। तो विशेष सफलता के लिए ये अगर भारत से बाहर भी चले जाएं तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन्होंने जो पूछा है कि बिजनेस के, इनका प्रश्न है कि मेरी कुंडली में बिजनेस के योग हैं या नौकरी के, प्रबल योग किस चीज का है, मुझे बिजनेस करना चाहिए या नौकरी। निसंदेह आप नौकरी कुछ दिन कर लीजिए, लेकिन मूल रूप से आपकी कुंडली व्यापार वाली है। मिथुन लग्न की जो कुंडली होती है, याद रखिए कि आप अपने टैलेंट के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी आपके अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, आप लाख काम कर लीजिए कार्य क्षेत्र में, कहीं भी किसी के अंडर में काम कर लीजिए, आपको वो चीज मिलेगा ही नहीं जो आपको मिलना चाहिए। और अंततः गत्वा लगेगा मेरा तो व्यर्थ ही समय जा रहा है, मैं सामने वाले को इतना करके दे रहा हूं, इतना मेहनत मैं कर रहा हूं, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो अंततः गत्वा आपको तभी सफलता, तभी संतुष्टि मिलेगी जब आप खुद के काम में लौटेंगे। तो आपको व्यवसाय में रहना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए। कुंडली में 10वें भाव में आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं और चंद्रमा का संबंध कैसा है तो भावना से है, मन से है। ये एक बात तो साफ साफ दर्शाता है कि आप लोगों से अच्छा जुड़ सकते हैं। भावनात्मक संबंध, बुद्धिमत्ता वाला संबंध जोड़ करके आप अपना काम कर सकते हैं। मैं बता दूं कि आने वाले, अभी तो आपको बुध की दशा चली, आने वाले दिनों में केतु भी हैं, बुध धन भाव में बैठे हैं। आप जब चाहें वैसे तो व्यापार कर सकते हैं। अभी तो आप साइड व्यापार कर ही रहे हैं जो ठेकेदारी का काम है, बाकी खुद का जब भी आपको व्यापार करना हो आप करिए, व्यापार से आपको अच्छा धन लाभ होगा। बाकी सप्तम भाव को व्यापार का भाव कहा गया है। सप्तम भाव में शनिदेव अपनी देखा जाए तो यहां पर शनिदेव की जो स्थिति होती है, यहां पर दिग्बली हो जाते हैं और स्थान का बल शनिदेव को विशेष रूप से मिलता है। अब दोनों ग्रह आमने सामने होने से ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। सो मेरे हिसाब से आप जब भी व्यापार की तरफ जाना चाहें, जब भी व्यापार करना चाहें, व्यापार करिए, बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ आप साझेदारी में व्यापार करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बाकी वक्री शनि थोड़ा संघर्ष और मेहनत अधिक करा करके सफलता दिलाएंगे, लेकिन धैर्य और अनुशासन आपके जीवन काल का ये मूल मंत्र है। धैर्य और अनुशासन के साथ अगर आप आगे बढ़ते रहें तो कार्य क्षेत्र में आपको विशेष करके व्यापार में विशेष सफलता मिलने वाली है। तो नौकरी से अधिक अनुकूल आपके लिए व्यापार है। धैर्य के साथ, समझदारी के साथ अगर काम करें तो, धैर्य और समझदारी के साथ आप पार्टनर का चुनाव करें तो। आगे आपने पूछा है मैं कौन सा बिजनेस करके ज्यादा पैसा कमा सकता हूं, क्या करोड़पति बन सकता हूं। वैसे तो मैं हमेशा कहा करता हूं ज्योतिष शास्त्र आंकड़े में पैसा तो नहीं बताता, वो महाधनी योग कहता है। वैसे थंबनेल में प्रायः हम लोग लिखते भी हैं, मैं भी लिखता हूं अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। हालांकि ज्योतिष शास्त्र ऐसा नहीं कहता, कहीं भी उसके ये तर्क नहीं है, वो सदैव कहता है महाधनी योग। लाभपति जाकर के भले नीच राशि में बैठे हैं परंतु कुंडली के धन भाव में महाधन योग। और एक और सूत्र मैंने बताया था कि जब द्वितीय भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के 10वें में बैठ जाए तो ऐसा जातक किसी ऐसे परिवार में जन्मा हो जहां खाने को ना हो तब भी राजा के समतुल्य जीवन व्यतीत करता है, तो ये महाधनी योग है। तो धन के लिए तो आपको कोई चिंता नहीं। अब महाधनी योग से ही ये बात तय होता है कि आप करोड़पति भी मान लीजिए अपने आप को। अब यहां एक चीज और गौर करिए तो दोनों के दोनों ग्रह दिग्बली होकर के केंद्र में बैठे हुए हैं। एक और पॉइंट है, देखिए खाली कल्पना है तो आप मनुष्य गण के हैं, तब तो फिर पूछते रहिए और मैं बताता रहूंगा, सपने देखते रहिए, मैं दिखाता रहूंगा। लेकिन अगर आप केवल पूछ नहीं रहे हैं, वरन इस धन को प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न भी करना चाहते हैं तो 100% बहुत पैसा है। बाकी बात आती है आपके धन भाव की। दूसरे भाव में सूर्य, बुध और मंगल की स्थिति इस बात का संकेत है कि आप अपने जीवन काल में अपने वाणी, अपने ज्ञान, अपने मार्केटिंग, देखिए आपने व्यापार भी पूछा है ना कौन कौन, तो मैं आपको बता दूं कि यहां द्वितीय भाव की स्थिति को अगर आप देखें तो सूर्य, बुध और मंगल ये 3 ग्रह यहां पर बैठे हुए हैं। कर्म भाव का स्वामी जाकर के कुंडली में कहां पर बैठा है तो लग्न में, और व्यापार पति लग्न में बैठ करके सप्तम को देख रहे हैं। जितने भी फील्ड जहां पर बात बेचना हो, कंसल्टेंसी, मार्केटिंग का काम, गणना, काउंटिंग से जुड़ा कार्य इत्यादि कार्यों को करके आप सफल हो सकते हैं। बाकी लेखन, शिक्षा, किसी भी तरह का प्रबंधन, मैनेजमेंट का काम
आप करके सफलता हासिल कर सकते हैं। वहीं तीसरे भाव में शुक्र केतु की युति भी अगर देखें तो षडबल में अगर आपको मैं बताऊं तो हालांकि तीसरा सबसे बड़ी ग्रह शुक्र है, पर इसके बावजूद आप फैशन इत्यादि के फील्ड से, मीडिया के फील्ड से भी जुड़ करके धन अर्जित कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, इस कुंडली का सबसे बड़ा जो पैसा है वो इसी से है। किससे? कंसल्टेंसी से। दूसरा पैसा आप कमा रहे हैं पेट्रोल पंप, भले वो जीजा का है, आपका न भी बनाइए, जीजा का ही रहने दीजिए, बाद में खुद का पेट्रोल पंप खोल लीजिएगा, उसको अपना मत बनाइए, उसको उन्हीं का छोड़ दीजिएगा। बाद में आपके षडबल में शनिदेव सबसे बली है, तो पेट्रोल पंप का भी काम आप कर सकते हैं, यहां से भी आपको बहुत अच्छा पैसा आएगा। लेकिन पेट्रोल पंप आपका मूल काम नहीं, मूल काम बात बेचना, कुछ नया इनोवेटिव सोचना। तो नया जहां कुछ हो रहा हो वो आप करिए, इसमें आपको विशेष पैसा कमाने का अवसर मिलेगा। बाकी करोड़पति और अरबपति समय की बात है, ये आंकड़े हैं, हमेशा याद रखिएगा। जीवन में कभी ये मूल मंत्र है, भूलिएगा मत। कठिन है 100 रुपए कमाना, कठिन है 10 रुपए कमाना, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं ये आंकड़े डबल होते हैं। 100 कमाना अधिक मुश्किल है, 100 कमाया तो 100 के बाद फिर 1000 और 1000 के बाद 10,000 में हो जाता है। तो वो अगर कमाना आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपने पूछा है कुंडली में सप्तम भाव सबसे बली है, क्या बिजनेस में प्रगति अच्छी रहेगी? इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, बता चुका हूं, बहुत अच्छी रहेगी। व्यापार आपके लिए अच्छा है, साझेदारी में भी व्यापार आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। सप्तम में वक्री शनि आपको हर तरह से मदद करेंगे और व्यापार में आपको हर तरह से वो सफलता भी दिलाएंगे। शनिदेव की जो दृष्टि है वो जरूर नवम पर और लग्न पर पड़ रही, तो गति थोड़ी धीमी रहेगी। ये बात आपको कभी नहीं भूलना है कि जीवन काल में जो भी आपको सफलता मिलेगी उसमें गति तो हमेशा एक ही रहने वाला है। मैं एक सूत्र कहा करता हूं, होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। तो थोड़ा अनुशासन अपने जीवन काल में लाइए और सकारात्मक सोच, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पर नकारात्मकता में वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है। बाकी मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर नकारात्मकता से अपने आप को बचा लें आप, 100% आपको सफलता मिलेगी व्यापार में और बढ़िया सफलता आपको मिलेगा। कुंडली में मंगल नीच के हैं, क्या मंगल की दशा और महादशा हो सकता है आप अंतरदशा लिखना चाहते हो, कैसी रहेगी आर्थिक मामले में? देखिए, मंगल इस कुंडली के सर्वाधिक अकारक अथवा मारक ग्रह हैं। सामान्य शब्दों में कहूं तो मिथुन लग्न के लिए मंगल को मारक ग्रह कहा गया है, मारकेश कहा गया है। तो नीच राशि में होने के चलते निसंदेह वो संघर्ष उत्पन्न करेंगे, परेशानियां उत्पन्न करेंगे। मंगल की दशा अंतरदशा में उतार चढ़ाव तो रहेगा, परेशानी भी होगी, धन संचय होने की जगह परेशानी में खर्च होगा, व्यर्थ के पारिवारिक विवाद होंगे, यानी कुल मिलाकर के समस्या, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी इत्यादि का भी सामना आपको मंगल की दशा के दौरान करना पड़ेगा। उस समय से पहले ही आप हनुमान जी की आराधना करते रहिए। अगर हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे, मंगल की दशा में विशेष रूप से जल्दबाजी, मंगल की दशा किसी को भी नुकसान तभी पहुंचाने वाली होती है जब आप जल्दबाजी में निर्णय लें। आप बहुत सोच समझ करके धैर्यपूर्वक शांति से निर्णय लीजिए, मंगल आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बाकी आपने पूछा है कि कुंडली में गुरु, शनि और राहु की दृष्टि का प्रभाव मेरे ऊपर कैसा रहेगा, खासकर मेरे प्रोफेशन के ऊपर? बढ़िया रहेगा। विशेष करके गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, शनि गुरु के आमने सामने का संबंध है। देव गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, बता चुका हूं, बहुत अच्छा है। तो आपके ऊपर बहुत ही बढ़िया है, आपके ऊपर ही तो सब कुछ बढ़िया है। लग्न में जो देव गुरु बैठे हैं, हर तरह से आपके लिए वो अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि आपके व्यक्तित्व को वो अद्भुत बना रहे हैं। आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान से सफलता हासिल करेंगे। गुरु की दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें भाव पर है, जो कि आपके लिए चाहे वो प्रेम का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, भाग्य का क्षेत्र हो, दाम्पत्य का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, आपका पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, हर जगह सफलता दिलाएंगे। और वहीं आपका आदर्शवादी दृष्टिकोण आपको और ज्यादा सफलता देगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो हर दृष्टि से आपको लाभ ही मिलने वाला है, आपको सफलता ही मिलने वाली है, भाग्य का सुख मिलता रहेगा। तो कुल मिलाकर के बस नियंत्रित रह करके आगे बढ़ना है। बाकी शनि की दृष्टि या बाकी ग्रहों की दृष्टि, राहु की भी दृष्टि चूंकि लग्न पर पड़ रही, ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि लग्न में शुभ ग्रहों और पाप ग्रह से दृष्ट हो जाएं। तो यहां पर दो पाप ग्रह लग्नगत गुरु को देख रहे हैं, तो इस संघर्ष की वृद्धि की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि गुरु की स्थिति अच्छी है, चिंता की कोई बात नहीं, अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। बस साहस के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। ये कुंडली आपको पूरी तरह से विशिष्ट बना रही है। आगे आपने पूछा है शुक्र केतु की युति तीसरे भाव में, इसका प्रभाव जीवन पर कैसा रहेगा और केतु की महादशा आने वाली है। सभी चीजों को मैं बता चुका हूं, मुझे लगता है दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं। केतु और शुक्र भी इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र हैं, और शुक्र का जाकर के कुंडली में तीसरे भाव में सिंह राशि में बैठना बढ़िया माना जाएगा। 12वें का स्वामी बनकर के बैठे हैं। सामान्य शब्दों में देखें तो विपरीत योग के समान ही स्थिति मानी गई है इसको भी, तो बढ़िया है। शुक्र आपके लिए हर तरह से अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे और केतु के साथ होकर के भी कोई दिक्कत नहीं। 2027 के बाद वैसे ही जो केतु की दशा आरंभ हो रही है आपके लिए, ये दशा आपके लिए बहुत बढ़िया है। उस समय विशेष में आप आत्मनिरीक्षण करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, और फिर जब वो विचार करके कदम आप आगे बढ़ाएंगे तो यूं समझ लीजिए कि आपका जीवन एक अद्भुत
दृष्टिकोण से अगर आप देखें, हर दृष्टिकोण से अद्भुत रूप से आगे बढ़ता चला जाएगा और कहीं कोई परेशानी नहीं रहने वाली। एक नई ऊंचाइयों को आप छूने वाले हैं। बाकी अंतिम इन्होंने पूछा है मेरी कुंडली के हिसाब से कौन कौन से योग है मेरी कुंडली में और मेरी कुंडली का उद्देश्य क्या है। इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है मेरा उद्देश्य तो व्यापार करना है। आपका उद्देश्य जो है वो परफेक्ट उद्देश्य है, यही उद्देश्य इस कुंडली का भी है। आप लोगों को ज्ञान भी बांट सकते हैं, कंसल्टेंसी परामर्श दे सकते हैं, बाकी मूलतः व्यापार वाली कुंडली है। गजकेसरी योग इस कुंडली में दिखाई पड़ रहा है, दिग्बल योग है, दो ग्रह दिग्बली हैं। और बाकी अगर देखा तो हालांकि चंद्रमा दिग्बल से विहीन है, पर फिर भी दो ग्रह दिग्बली होना ठीक है। गुरु का लग्नगत होना बहुत अच्छा माना जाएगा, तो ये अच्छी स्थिति है। महाधनी योग इस कुंडली में देख रहे हैं, द्वितीय पति का जाकर के दशम में होना ये बहुत ही अच्छा है। महाधनी योग ये भी है। तो कुल मिलाकर के सारी स्थितियां, एक तरह से महाभाग्यवान योग का भी लगभग लक्षण, और साथ ही साथ आध्यात्मिक योग बना हुआ है, गुरु शनि का आमने सामने योग, बुधादित्य योग, ये सारे योग हैं आपकी कुंडली में। और ये सब के सब योग आपको पूर्ण रूपेण सहयोग करने वाले हैं। कुल मिलाकर के देखें तो आपकी कुंडली अच्छी है और कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब उपाय के तौर पर अगर देखा जाए तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, एक तो सूर्य भगवान की आराधना करिए। जितना आप बड़ा चाहते हैं सोचना, याद रखिए आपकी कुंडली में मंगल नीच का है, ये बात भूलिए मत। अब मैं आपकी कुंडली का 2 लाइन में विश्लेषण अंतिम बता देता हूं कि जितनी बड़ी बातें आप अपने लिए करना चाहते हैं, जितनी बड़ी बातें आप अपने लिए सोचना चाहते हैं, जितना धन अर्जित करना चाहते हैं, जितनी सफलता अर्जित करना चाहते हैं, उन सभी चीजों के लिए मंगल का बली होना बहुत जरूरी है। अब चूंकि जन्म आपका जब हुआ है उस समय 4:45 पर सूर्योदय नहीं हुआ होता और ऊपर से आपकी कुंडली में मंगल भी नीच राशि में बैठा हुआ है। इन दोनों स्थितियों में हो सकता है, मैंने जितनी बड़ी बातें आपने पूछी जिसका मैंने जवाब दिया, ये हो सकता है सेक चिल्ली के सपने सिद्ध हो। क्या मैंने कहा? सेक चिल्ली के सपने सिद्ध हो। क्यों? क्योंकि आप जो पूछ रहे हैं क्या उसको प्राप्त करने के लिए उतना आत्मविश्वास भी है आपके अंदर? क्योंकि आप मनुष्य गण के हैं, हो सकता है आप केवल सोच रहे हो, द्विस्वाभाविक लग्न है आपका, हो सकता है आप केवल कंफ्यूज हो, बस पूछ रहे हैं, करना नहीं चाहते हो। और अगर करना चाहते हैं तो ये कुंडली देने के लिए तैयार है। मंगल के कमजोर होने के चलते संघर्ष तो होगा, पर कोई बात नहीं। 7 मंगलवार मसूर की दाल सफाई कर्मी को दान करिए, साथ ही साथ रविवार का व्रत करिए और कबूतरों को दाना डालिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और केमद्रुम की शांति के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए, चाहे तो केमद्रुम की शांति भी करा लीजिए। इसके अलावा शुक्र को और बलि करिए। शुक्र को बलि करने के लिए एक चांदी का कड़ा भी आप पहन सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए, इससे लग्न और लग्नेश दोनों बलि होंगे। बस इतने उपायों को करने से ही ये कुंडली और मजबूत हो जाएगी और इस कुंडली का संपूर्ण प्रभाव आपको मिलेगा। तो आशा करता हूं आपने जितने भी प्रश्न पूछे थे मुझसे, उन सभी का मैंने आपको जवाब दे दिया और लगभग सभी चीज़ों का उपाय भी बता दिया। मेरे दर्शक यदि इस कुंडली के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है कमेंट में। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।